बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद आज अपने बयानिए में वही गिले शिकवे कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत को क्यों रुखसत किया गया, क्यों वज़ीर आज़म इस मुल्क में हटाए जाते रहे, और अगर उनकी हुकूमत चलती रहती तो मुल्क में ना महंगाई होती ना रुपये की कदर इस हद तक गिरती। आज जिस महंगाई का पाकिस्तानी अवाम को सामना है, इसकी ज़िम्मेदारी भी मियाँ नवाज शरीफ अपनी हुकूमत हटाए जाने के फ़ैसलों को करार दे रहे हैं। साथ ही साथ ये बात कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर ऐसे ही हुकूमतें हटाई जाती रहेंगी तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आ सकता। मियाँ नवाज शरीफ का ये वही गिला शिकवा है। साथ ही साथ अदलिया के उन जजेस पर भी तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने उनकी हुकूमत को रुखसत किया था और उन्हें नाअहल करार दिया था। आज की तहरीक इंसाफ भी यही गिला शिकवा करती है कि उनकी हुकूमत को रुखसत किया गया। गोया सियासतदान हुकूमत से निकलने के बाद एक ही किस्म का गिला शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या इस बात का जायज़ा नहीं लिया जाना चाहिए कि हुकूमत ने कहाँ गलती की, सियासतदानों ने कहाँ गलतियाँ की, और सियासतदान जब एक दूसरे के साथ इस हद तक अपनी हदूद क्रॉस कर गए कि किसी दूसरे की हुकूमत को गिराने के लिए वो किसी का सहारा बनने को तैयार हो गए, तो फिर गिले शिकवे कैसे। आज यही कहा जाता है कि अगर आज तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है तो कल कोई और ज़ेर अताब हो सकता है। लेकिन सियासतदानों ने 75 सालों में शायद कभी ये सबक नहीं सीखा। हम गिला शिकवा करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से गिले शिकवे किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है। इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में हुकूमतें गिराई भी, मुदाखलत भी की, लेकिन साथ ही साथ सियासतदान कभी मिल बैठ कर पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए या जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कभी किरदार अदा कर सके, इस पर भी सवालात उठते हैं। दूसरी तरफ 2-3 बड़े वाक़यात आज हुए हैं। सदर मुमकिन के ख़िलाफ़ भी अपील दायर कर दी गई, दरख्वास्त दायर कर दी गई कि उन्हें इस ओहदे से काम करने से रोका जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के सदर मुमलिकत की बजाय एक पार्टी के सदर मुमलिकत बन चुके हैं। खबर मानिका साहब का एक इंटरव्यू आया साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से, अब वो मुकदमे के अंदर मुद्दई भी बन गए हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं? इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं और उनकी पार्टी दावेदार है कि वो मैदान में होंगे और 8 फरवरी का इंतखाब भी भरपूर तरीके से लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ एक दो अहम जो फौजी अफसरान थे जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनको आज सज़ा सुना दी गई। उनका कोर्ट मार्शल हुआ। आदर राजा को और हैदर मेहदी को 14 साल और बिलतरतीब 12 साल सज़ा सुना दी गई। अगर आप सोशल मीडिया देखते हो तो आपको ये नज़र आएगा कि इख्तलाफ तो यकीनी बात है किया जा सकता है, इस्टेब्लिशमेंट पर एतराज़ किया जा सकता है, मुल्क के अंदर जो कुछ माजी में होता रहा उस पर भी लोग गिले शिकवे करते हैं, सियासतदान भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इन दोनों साबिक़ फ़ौजी अफसरान ने जो वतीरा बना रखा है पिछले कई अरसे से, जिस तरीके से ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए हुए हैं, और ख़ास तौर पे अगर कुछ तहकीकात जो सामने आई थी जिसमें यह भी कहा गया था जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो भी उनके साथ राब्ते में हैं और जानबूझकर उनका एजेंडा ये है कि अफवाज पाकिस्तान को और मुल्क की सालमियत को टारगेट किया जाए। उनको सज़ा तो सुना दी गई है, क्या उन्हें पकड़ कर वापस इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाएगा, ये भी अहम सवाल होगा। इसके साथ साथ मुल्क की सियासत आखिर जा किस तरफ रही है? क्या इंतखाबी जो है उस मुहिम का आगाज़ हो चुका है? क्योंकि सियालकोट में आज मियाँ नवाज शरीफ पहुँचे, कारकुनों से खिताब भी किया, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी खिताब किया। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे करते करते दुबई तो जा पहुँचे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी मुहिम जारी रखे हुई है। PTI अपनी मुहिम कैसे जारी रखेगी? PTI की लीडरशिप तो जेलों के अंदर है, मुकदमात का उन्हें सामना है। अब PTI के लिए एक चैलेंज भी है कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाती है और साथ ही साथ अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलाती है। मेरे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है। कैसर शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जबकि बैरिस्टर आमर हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। कैसर अहमद शेख साहब, मियां नवाज शरीफ का बयानिया जो आज हमें नज़र आया वही पुराना बयानिया जो वो लंदन में बैठ कर बयानिया बनाए हुए थे कि उनकी हुकूमत को क्यों निकाला गया, उनकी चलती हुकूमत थी, अगर हुकूमत ना निकाली जाती तो इतनी महंगाई ना होती। साथ ही साथ 16 माह की जो परफॉर्मेंस है उसका जिक्र नहीं किया जाता। हुकूमत तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख़त्म हुई थी, उसके बाद भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी मुद्दत पूरी की। फिर जब इमरान खान साहब को रुखसत किया गया उसके बाद PDM की हुकूमत भी आ गई, महंगाई बढ़ती चली गई। लेकिन क्या महज यही बयानिया आपका इंतखाबी मैदान के लिए काफ़ी होगा कि मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो
बिल्कुल सच्चा है, सही है और लोगों को अपील भी करता है। देखिए जो 2013 से 18 तक की हुकूमत थी, 17 तक उनकी हुकूमत रही, आप देख रहे हैं कि उसमें तरक्की हो रही थी, उसमें हमारा ग्रोथ भी थी, महंगाई भी एक लिमिट तक थी और इस तरह हम IMF के शिकंजे में नहीं थे, डॉलर भी 104 तक था उस वक़्त। लेकिन उसके बाद आप मुसलसल देख रहे हैं वो बयानियाँ तो उन्होंने अपना इसलिए देना। और ये देखें ना, आपने ये कहा, सही कहा कि पॉलिटिशियन को ज़रूर अपना इंटरेक्शन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल के मसाइल का हल निकालना चाहिए। अगर हम दस्तों गिरेबान रहेंगे और ये पॉलिटिकल टर्माइल रहेगा, जो कि PTI ने सबसे ज़्यादा आपने देखा अपनी हुकूमत में शुरू किया, हम तो बार बार उनसे कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, लेकिन वो किसी तरफ आते ही नहीं थे। तो ये जो टर्माइल है उसने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचाया है। फिर अगर 16-17 महीने की बात आपने की हुकूमत की, देखिए ये कोई इकनॉमिक जो डेवलपमेंट है ना, कोई एक लंबा प्रोसेस है। जो अगर तनज़्ज़ुल आ रहा है ना, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, तो ये तनज़्ज़ुल आप कहें कि ये एकदम, इसको तो अभी भी कोई नई हुकूमत भी आएगी ना, मुस्लिम लीग की इंशाल्लाह हुकूमत आएगी। लेकिन अगर ये आप कहें कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है और हम अगले साल 2 साल में इसको बहुत इम्प्रूव कर लेंगे, ये अब जो मुश्किल हालात हैं और जिस नहज पे हम पहुंच गए हैं और जितने हमने कर्जे ले लिए हैं और जितना हमारे पास सूद का जो बोझ हमारे पास है, और फिर रेवेन्यू हमारा इकट्ठा नहीं हो रहा, फिर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो नुकसान कर रहे हैं और किसी ने आके उसको जो कोई करने लगता है उसको प्राइवेटाइज, दूसरा उसके खिलाफ हो जाता है। तो हम सबको अगर मुल्क को आगे बढ़ाना, नहीं देखिए, अगर तो हमने अपनी अपनी बात करनी है कर लें, मुल्क बढ़ाने के लिए तो सबको एक लाया अमल बनाना पड़ेगा। ये टर्माइल नहीं चलेगा। और जो बयानियाँ मियाँ साहब कहे ना, देखिए 3 बार वो इलेक्ट होके प्राइम मिनिस्टर बने, हर बार उनको निकाल दिया गया असम्बली ने। देखिए इमरान खान साहब की हुकूमत को असम्बली ने नो कॉन्फिडेंस करके निकाला है ना, वो पॉलिटिकल प्रोसेस है, कोई भी उस पर एतराज़ कर सकता है, पॉलिटिकल सबके देखते हुए। और कोई PTI का एक मेंबर भी हमारे साथ नहीं था उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। मुख्तलिफ पार्टियाँ थीं जो उनके साथ अलाई थी, उन्होंने उनकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे और वो पार्टियां हट गईं। तो मुझे ये बताइए कि वो तो पॉलिटिकल प्रोसेस था, लेकिन 3 बार मियाँ साहब को अगर हटाया गया तो अब कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा अगर चार्टर ऑफ इकानमी नहीं होगा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी ज़रूरत है। एक दूसरे से अगर हम लड़ते ही रहेंगे और हम धरने ही देते रहेंगे और हम मुल्क के लिए, देखिए जब तक सब मिल के नहीं सोचेंगे हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहरहाल मेरा तो बड़ा नकवी साहब, अभी भी हमको अपने आप को दुरुस्त करना होगा। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ कैसर शेख साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब जिसका जिक्र जो है वो कैसर शेख साहब कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी आज इसी किस्म की तकरीर भी की है कि माजी में भी हुकूमतें हटाई जाती रही, वज़ीर आज़म हटाए जाते रहे, मुल्क फिर तरक्की कैसे करेगा। 2 हुकूमतें ऐसी हैं मियाँ नवाज शरीफ की जिसको हटाते वक्त आपके जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो आमरों के साथ खड़े थे। एक हुकूमत वो थी जब परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत किया था, और दूसरी हुकूमत जब जो है मियाँ नवाज शरीफ आखिरी बार 2017 में निकाले गए। जब आप दूसरे हुकूमत से निकाले गए तब आप उनके साथ शामिल होते रहे, आप खुश होते रहे। आज आपके ऊपर मुश्किल वक्त है। सियासतदानों की गलती नहीं है कि अगर ये मिलजुल कर चलते, एक दूसरे को सियासत से निकालने की बातें ना करते। आपको भी याद होगा इमरान खान साहब का एक ही एजेंडा था कि मैं इन दोनों सियासी पार्टियों को मुल्क की सियासत से बाहर निकाल दूंगा। मुकम्मल कर लिया सवाल? जी सर, इजाजत है? जी जी फरमाइए। पहली चीज देखिए, पहली चीज मुशर्रफ जो इख्तिदार में आए वो फौज के बलबूते पे आए, और जो पाकिस्तान आर्मी के जर्नैल थे उन्हीं ने उनको हटाया। उसमें कोई किसी सियासी जमात का कोई दखल नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का ना PTI का। जनरल ज़ियाउद्दीन साहब को अपॉइंट किया, द रेस्ट ऑफ द आर्मी रिबेल्ड एंड दे ओवरथ्रू नवाज शरीफ। ठीक है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए, PTI का जिक्र ना कीजिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो आपका गलत हो गया। नहीं, इमरान खान साहब उस हुकूमत उस गैर आईनी फैसले के साथ खड़े हुए। इमरान खान साहब के ऊपर जो भी एलिगेशन लगती है वो उस वक्त लगती है जब मुशर्रफ साहब ने ये फैसला किया कि मैं इलेक्शन कराऊंगा, और उस इलेक्शन के अंदर उन्हीं ने एक NT-PMLN अलायंस बनाया
और इमरान खान साहब को दावत दी। इमरान खान साहब मुशर्रफ साहब को मिलने गए, एक एजेंडा उन्हीं ने मुशर्रफ साहब ने रखा, उस एजेंडे को हमने सपोर्ट किया। लेकिन नवाज शरीफ को हटाने में हमारा कोई हाथ नहीं था। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। लेकिन रेफरेंडम में आपने उनका साथ दिया एक गैर आईनी काम में। मैं देखिए, आपने जो बात हटाने की थी पहले, आप उसका आगे चलते हैं ना, ये कोई पेडेंटिक्स है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी दफा जो हटे हैं उसके अंदर पनामा की रिपोर्ट में इमरान खान लेके आए। क्या इमरान खान ने तकरीर की कि मैं सबूत दूंगा, मैं एक एक पैसे का हिसाब दूंगा, पूरी मनी ट्रेल दूंगा। ठीक है। और जब अदालत में कोई गया और मनी ट्रेल की जगह कतरी खत आया तो उसमें कसूर इमरान खान का है। अदालत के जजेस ने पहले जब फैसला दिया तो नवाज शरीफ एंड कंपनी ने कहा कि वाह वाह हमारी फतह हो गई। वो जजमेंट 4-3 का था। और उसके बाद जो सेकंड जजमेंट आया तो उड़ गया। तो उसमें इमरान खान का क्या किरदार था बताइए, कहां था? हाँ, हमारा एक किरदार है, आज भी है, माजी में भी था, कि हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी जजों की भी होनी चाहिए, सियासतदानों की भी होनी चाहिए, फौजियों की भी होनी चाहिए, आमिरों की भी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की भी होनी चाहिए। सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नोबडी इज अबव द लॉ। ये स्टैंड हमारा है। वो वेल्थ जो 7,800% टाइम बढ़े, वो फराग होगी कि बढ़े तो शोर, नवाज शरीफ एंड कंपनी की बढ़े तो कोई शोर नहीं। हम कहते हैं दोनों को पकड़ो। फिरदौस शमीम नकवी को भी पकड़ो अगर उसकी वेल्थ इस तरह बढ़ती है जो वो एक्सप्लेन ना कर सके। लेकिन अगर मुझे फिरदौस साहब इजाजत दे, नवाज शरीफ साहब के पास के हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि ये दौलत बड़ी, इनको पकड़े जेलों में डालें। लेकिन फराह बीबी के हवाले से जब मीडिया में चीज़ें आईं, जब जो कुछ मुकदमात बनने शुरू हुए, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने उनके साथ खड़े होकर कहा ये बेकसूर हैं। इमरान खान साहब ने पहले ही फैसला सुना दिया। नहीं, उसके देखिए आगे साहब, आप एक बड़े अच्छे एंकर हैं। इफ यू विल प्रेजेंट द व्यू द राइट वे। देखिए इशू क्या है, फर्क होगी ना पीटीआई है, ठीक है, ना वो कोई पोजीशन होल्ड करती थी ब्यूरोक्रेसी में, ना वो फौज की कोई जनरल है, ठीक है। वो एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी है। उसके ऊपर एफबीआर भी नजर रख सकता है, उसके ऊपर हर कोई रख सकता है, उसके ऊपर हर किस्म का केस किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन टारगेट नहीं किया जाए जिस तरह से ये हो रहा है। इसलिए हम हर उस पाकिस्तानी के साथ खड़े होंगे जिसको इख्तिदार उसके पास हो नहीं। भाई बुज़दार को पकड़े अगर गलत किया, मुझे तो कोई इतराज नहीं। आप इमरान खान को पकड़े अगर आप समझते हैं कि उसने पैसे बनाए, अगर उसके पास वेल्थ है। हम इसीलिए नवाज शरीफ के पीछे हैं, आसिफ जरदारी के पीछे हैं, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मिनिस्टर्स के पीछे हैं, बिकॉज इन्हीं ने जिस तरीके से इस मुल्क को रेप किया, लूटा नहीं है। ये इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई है, कोई भी करे, किसी जमात का भी हो, ठीक है। ना आइन उसकी इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है। हाँ, आप एसेट बियॉन्ड मींस के केस के लिए जो बुनियादी लॉ तब्दील की है, उससे पता चल जाता है किसके हाथ रंगे में। दुनिया के किसी मुल्क में भी ये कानून नहीं होती कि एक्यूजिंग एजेंसी को ये साबित करना पड़े वाइट कॉलर क्राइम में, ठीक है, कि ये एसेट बियॉन्ड मीन है। सारी दुनिया जानती है कि वाइट कॉलर क्राइम में जिस आदमी को एक्यूज किया जाता है, उसे साबित करना होता है कि ये मैंने जो दौलत आई है, ये मेरे पास इन जराई से आई। ठीक है। गलत कह रहा हूं तो चोर की सजा। हमारे शेख कैसर शेख साहब जो जानते हैं वो मेरी बात कि मैं दुरुस्त कह रहा हूं। आगे चलिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते रहे 16 माह हुकूमत ने खुद क्यों नहीं पेश कर दिया, खुद क्यों नहीं पेश कर दिया चार्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, मैं अपना फिरदौस साहब ये आपके इन सवालों के जवाब दे लूं। देखिए ये इनको जवाब देने जरूरी है, इससे कि इन्होंने बात की, आपने सवाल करते रहे। मुझे अगर इजाजत दे दे, कोशिश करूंगा कि कम से कम ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी बार बार आता है। ठीक है। अभी भी नवाज शरीफ का क्या प्रपोज चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि हालात बहुत खराब हो गए, इसको सही करने में 2 से 3 साल लगेंगे। बता देंगे 2 से 3 साल में इस इकोनॉमी को कहां ले आएंगे। बिल्कुल, जो कुछ 16 माह में इन्होंने किया
और वो कौन से फरिश्ते आएंगे जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट में नहीं थे, जो नकवी साहब ये इनसे पूछ के मैं वापस आता हूँ, आपकी तरफ वापस आऊंगा। फरिश्ते आएंगे जो मैं आऊंगा, आप जो की है उसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे। मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। बैरिस्टर आमर हसन साहब, नकवी साहब ने कहा जी कि ना हमने आपकी हुकूमत गिराई, जो आपकी हुकूमतें नहीं, माजी में PMLN की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन वो यकसू हैं कि उनने दोनों जमातों के खिलाफ इसलिए जो है वो मैदान में उतरे कि दोनों जमातें करप्शन में मुलवस रही हैं। उन्होंने तो बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि करप्शन किस तरीके से की जाती रही है, दौलत बढ़ती रही है। इसलिए हमारा एजेंडा इन जमातों के खिलाफ इसलिए है कि दोनों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये नकवी साहब का ये तहरीक इंसाफ का कोई एजेंडा नहीं था कि दोनों जमातें करप्ट हैं और हम उनके खिलाफ मैदान में आए हैं। सियासी जमातों के खिलाफ जनरल अयूब के दौर से एक प्रोपेगेंडा, वो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उन्हें नाअहल करार दिया गया कि ये करप्ट लोग हैं, और जिनका पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार नहीं था वो महा लोग बने हुए थे। उसी को इन्होंने मुस्तयाद लिया, उसी नैरेटिव को जो सियासत और अहले सियासत के खिलाफ और सियासतदानों के खिलाफ किया जाता रहा, ज़िया मुशर्रफ दौर में और इस्टेब्लिशमेंट करती रही। PTI उसी का बगल बच्चा बन के आई और उनके पास तो अपना ना कोई नजरिया था ना कोई बात थी। उन्होंने वही रटाया और वही सारी बातें इन्होंने आगे सुनाना शुरू कर दी, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर बातें थी, क्योंकि सियासतदानों को रुगेदना आसान था, तो उन्होंने इसी पे चलाया। अब बात यह है कि अगर ये करप्ट सियासतदान थे तो आपने क्या किया, आपने कौन सा एहतसाब किया? आपको एहतसाब के लिए जावेद इकबाल की चाबी घुमाने की जरूरत क्यों पड़ी? और किसी से कोई चीज निकली क्यों नहीं आपके 4 साल दौर के अंदर कि आपको ब्लैकमेल करना पड़ा नैब के चेयरमैन को, और उसके जो स्कैंडल्स आए आपके सामने हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बाकर रजा और दूसरे जजेस को कहना पड़ा कि ये जो नैब है ये विच हंटिंग के लिए है, आर्म ट्विस्टिंग के लिए है, पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करने के लिए ये चीजें आ चुकी हैं। तो इन्हें तो छोड़ दें, इनकी बातें सुने, ये तो अब अपने उसकी तरफ अंजाम की तरफ गामजन है, लेकिन अभी भी बात दुरुस्त नहीं करती है। जो इन्हें मैं ये भी नहीं कहता कि ये आधा सच बोलते हैं, ये मुकम्मल झूठ बोलते हैं, यही इनका काम है। ये एक नाजी जमात थी और वही इनका रहा। अब आइए आगे बढ़े। जो कैसर शेख साहब मेरे मोहतरम हैं, दोस्त हैं, लेकिन आजकल जो मियाँ साहब बातें कर रहे हैं ना मलिक साहब, अगर तो सच बोलने का शौक है कि क्यों हुकूमतें तोड़ी, क्यों महंगाई हो गई, मुझे हुकूमत क्यों नहीं करने दी, तो अगर तो जाना है पीछे से, भुट्टो साहब की हुकूमत टूटी, उसके बाद मियाँ साहब का, मैं ये वो भी नहीं करता, बीबी की हुकूमतें तोड़ने में, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों में बैठ के आने पे, जनरल हमीद गुल के परवरदा होने में, ये सारी बातें भी मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन पिछले 3 जो टेन्योर है ना 2007 के बाद, इन्हें ये बड़ी हमारी एक ना मेरे ख्याल से बन सकती है क्लासिक एग्जाम्पल। हम लोग 2008 में आए, मुस्लिम लीग नून भी एहतजाज करती रही, PTI भी करती रही, धरने देते रहे। मियाँ साहब जाके मेमो गेट में काला कोट पहने हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च लेके गए वकीलों का, और आर्मी चीफ के कहने पे इन्होंने खत्म किया। उसके बाद मेमो गेट की बात लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए कि सदर को स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट के हवाले करो। फिर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवा के और वहां से सुरखरू हो के बड़ी विक्ट्री का निशान बना के ये आए मुस्लिम लीग नून वाले। वो अच्छा इनका ये काम रहा, और इसमें PTI भी शामिल थी। उसके बाद मियाँ साहब की हुकूमत आई, इनके खिलाफ धरना दिया गया, हम शरीक नहीं हो गए। मियाँ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई, हम शरीक नहीं हो गए। मियाँ साहब की हुकूमत टूटी गई, हमने ढोल बाजे नहीं बजाए। उसके बाद आज ये PTI को आते ही हमने ताउन की पेशकश की कि आइए मिल बैठ के कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, हम इन्हें हर मौके पे कहते रहे कि लड़ाइयां ना करें, आगे बढ़े, ये नहीं माने। फिर हमने लॉन्ग मार्च में धरना नहीं दिया, हमने जिस दिन लॉन्ग मार्च किया, जिस रात पहुंचे, खत्म किया, और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। हमने PTI के किसी मेंबर से वोट नहीं दिलवाया। हमने पाकिस्तान के अंदर पहली दफा जमहूरी तरीके से, जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, उस तरीके से हुकूमत को खत्म करवाया। आमिर साहब आपको पॉइंट, आमिर साहब जी दोनों को वक्त दिया, मुझे तो वक्त दे दे। जी प्लीज, अब जरा ब्रेक लेनी है, जल्दी क्विकली अगर रिस्पॉन्ड कर दे इस पे तो। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने कभी नहीं किया, ना किसी की हुकूमत तोड़वाई है, हम तो इस्तेकाम के। लेकिन अगर मियाँ साहब सच बोलना चाहते हैं तो पहले अपना किरदार भी, अगर ये हमारी हुकूमत 2012 में ना तोड़वाते, हमारे खिलाफ साजिशें ना करते, हमारे खिलाफ ये सारा जो बनाया गया था ये ना करते, और फिर RO के इलेक्शन के जरिए हाकिमियत छीन के और वोट को पे डाका डाल के
ना आते तो फिर शायद आज ये आमिर साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सारे सवाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पे भी पे मौजूद है। हुकूमतें गिराई जाती हैं, एक सियासी जमात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर खड़ी होती है, फिर दूसरी हुकूमत गिरती है तो तीसरी जमात इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर खड़ी होती है, फिर गिले शिकवे भी करते हैं कि मुल्क में जमहूरियत आगे नहीं बढ़ पाती। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। कैसा मैं शेख साहब, दो तीन चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। पहली बात तो ये फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि करप्शन है इसलिए हम आपके खिलाफ मैदान में हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताइएगा जो पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे भी अब आपसे हैं कि आप जब उनकी हुकूमत के खिलाफ आप निकल आए, उनकी हुकूमत गिराने में आपका किरदार था, जब हुकूमतें गिराने में पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करेंगी तो फिर जमहूरियत का रोना क्यों रोती हैं सियासी जमातें? जी, बड़ा अहम टॉपिक आज आप नसरुल्लाह मलिक साहब कर रहे हैं। देखिए, शमीम फिरदौस नकवी साहब कराची से मेरे बहुत पुराने साथी हैं। देखिए, बात सुनिए कि अगर करप्शन से कोई शक नहीं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में अगर 7,500 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है ना जून 2023 में, तो कम अज़ कम 6,000 अरब ये एस्टीमेट है कि करप्शन है, उसमें स्मगलिंग भी है, उसमें अंडर इन्वाइसिंग भी है, रिश्वत भी है, और हर जगह आप ये कम अज़ कम रेवेन्यू हमारा इतना आना चाहिए। हमारा रेवेन्यू तो 8-9% है कौमी आमदनी का, अभी IMF ने कहा कि 15% होना चाहिए। तो ये तो करप्शन, और ये कोई साबित तो नहीं हो, अगर करप्शन ये करते रहे, हर एक का हक है, इन्होंने की कहाँ साबित किया? नैब तो इनके पास थी, नैब के साथ फिर ये क्या मकसद है? फिर इनकी हुकूमत का 3.5 साल इन्होंने क्या कार्रवाई की? 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो तो इन्होंने दी नहीं। लेकिन ये जो कहते रहे करप्शन, और अभी तक ये कह रहे हैं, तो कोई भी पार्टी जब तक सब मिल के ये काम नहीं करेंगे, और अब जो आपका पॉइंट है ना, मैं जोर ही उसी पे दे रहा हूँ कि अगर हम पार्टियां टर्माइली करते रहे, अब ये इलेक्शन हो जाएगा, अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए ना उसका रिजल्ट नहीं माना, कुछ तो इलेक्शन भी फेयर नहीं हुए और फिर उसका रिजल्ट भी हारने वाली पार्टी ने नहीं माना। अभी बैठ के आज ये वक्त है कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया हुआ है पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने। मैं पीपल पार्टी की इस बात को सराहता हूँ। 2013 में भी मैं कौमी असम्बली में बैठा था, बड़ा ग्रेसफुली पीपल पार्टी ने अपोजिशन का किरदार 5 साल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। यही जब तक हम नहीं करेंगे, इंडिया हमारे सामने मिसाल है, जो इलेक्शन हुए 16-17 इलेक्शन उनके यहाँ हुए कि हर रिज़ल्ट को जो भी हारने वाली पार्टी है उसने तस्लीम किया। हमें इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना होगा और मानना होगा, और इलेक्शन ऐसे रिज़ल्ट आएँ जो रिज़ल्ट भी, इलेक्शन भी फेयर हो, और रिज़ल्ट जो इलेक्शन होता हुआ नज़र भी आए कि फेयर हो रहा है, उसका परसेप्शन भी ठीक हो। अदरवाइज़ पाकिस्तान, देखिए हम बहुत नीचे चले गए हैं, हमारी हालात, ना हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना इंटरनल इन्वेस्टमेंट है, ना बाहर की है। इन्होंने जो हमें छोड़ा ना पीपल पार्टी ने, फिरदौस शमीम नकवी क्योंकि बिजनेसमैन है, ये बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने छोड़ा जब 2022 जून में 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। मैं एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ, फ़र्क 40 अरब डॉलर का फ़र्क था। ये हमें जो हुकूमत जब हमने ली उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल में ली, मैं जून की आपको फिगर्स दे रहा हूँ। उसके साथ साथ 4,500 अरब रुपए फिजिकल डेफिसिट था बजट का। ये छोड़ के क्या गए? फिर ये IMF को कहते रहे, मैं चेयरमैन था स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का, मैं कहता रहा असद उमर साहब से, मैं उस वक्त मेंबर था, वो मैं चेयरमैन नहीं था, इनकी हुकूमत थी। पहले मैं चेयरमैन जब था तो उस वक्त भी उनसे इख्तलाफ होता रहा। ये कहते रहे, हम कह रहे थे कि आप प्राइवेटाइज करें, उसको साथ दें। PIA उस वक्त हमने कहा कि प्राइवेटाइज करें, सामने हैं, और उन्होंने इतनी सख्ती से उसकी मुखालफत की, मुल्क को इस मुश्किल में डाल दिया। हम ये टर्माइल ने, अगर ये टर्माइल जारी रहेगा, एक दूसरे से मुखालफत, देखिए जो बात कर रहे हैं ना बैरिस्टर साहब, उसमें बिल्कुल वजन है। मियाँ साहब की बात में भी वजन है, बैरिस्टर साहब की, कि एक दूसरे को हमने अगर किया है तो गलत किया है, हमें मानना पड़ेगा, ये रियलाइज़ करना पड़ेगा और सामने हकीकतें लानी पड़ेगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ये कहा कि हमसे गलतियाँ हुई हैं और मादी को छोड़ दें, अब आ जाएं बैठ के। अभी भी हम तो दावत दे रहे हैं, मैं बार बार इनको एज ए चेयरमैन फाइनेंस कमेटी भी दावत देता कि बैठिए, इकानमी के मामलात को हल कर लें। कुछ हमारे ना बाहर की कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है ना हमारे, अभी देखिए ना दूसरे मुल्क जो है, हमारी इकानमी इंडिया की 4 गुना थी हमसे, आज वो 13 गुना हो गई। कैसे शेख साहब कैसे बैठे? वो तो PTI कहती है हमें जेलों में डाल दिया गया, हम आपके साथ कैसे बैठे?
वो तो खुद कहते थे कि ये जो हम जो है इदारों को तकरीम होनी चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए। हमने हमने डाला है उनको जेलों में? अगर कोई भी मुल्क में अदलिया या जो फैसले उनके हैं, अदलिया को तो सब मानते हैं ना, या तो उनका तो मेरे ख्याल में है ही तारीख इंसाफ, नाम ही यही है कि हम अदलिया की जो बातें हैं। अब सबसे फेयर तो अदलिया तो एक प्रोसेस से आ रही है ना, अदलिया को तो कोई नहीं बना रहा, कोई चीफ जस्टिस तो नहीं अपॉइंट कर रहा ना, खुद ये पूरे एक प्रोसेस से जो कि है, जो सीनियरिटी है उनकी और पूरा एक तरीकाकार है जिससे वो आ रहे हैं। अब उनके भी फैसले अगर हम नहीं, सबको मानने पड़ेंगे। अगर कि उन्होंने फैसले दिए, गलतियां भी हो सकती हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि अदलिया ने फैसले ऐसे दिए, जब मियाँ साहब को जो हटाया तो हम उसके तनकीद कर, लेकिन कोई ना कोई तो हम अपने इदारों को मानेंगे तो मसला हल होगा ना, तब ये बैठेंगे। ठीक है, फिरोज शमीम नकवी साहब, जो कैसर साहब ने फिगर्स रखे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना डिफरेंस था, इतना फिस्कल डेफिसिट था, आपकी हुकूमत पर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि आपने लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की और कोई बजाय किसी कारकर्दगी परफॉर्मेंस दिखाने के या मुल्क की इकानमी बेहतर करने के इकदाम करने के आपने सारा जोर इसी पे रखा, चोर और डाकू हैं। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो हम निजकारी की बात करते हैं, कम से कम मैंने देखा कि अगर पीपल्स पार्टी ने इदारों की निजकारी की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून रुकावट बन गई, अगर मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की तो पीटीआई रुकावट बन गई। स्टील मिल की मिसाल आपके सामने है, मैंने हर सियासी जमात को उस पर सियासत करते हुए देखा है। जब निजकारी करने की कोई हुकूमत कोशिश करती है, अपोजिशन में बैठी जमात उसके खिलाफ खड़ी होती है, वर्कर की हमदर्दी हासिल करती है और उस प्रोसेस को रोक देती है। क्या मईशत बेहतर करना सियासी जमातों का एजेंडा नहीं होता? देखिए, पहली चीज, पाकिस्तान की तारीख 76 साल पुरानी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसके धड़े इन 76 सालों में इफेक्टिव रहे। खुद पीएमएल एन से पहले पीएमएल जे बनी थी, उसके अंदर भी नवाज शरीफ साहब थे, उन्हीं ने छुरा गोपा जुनेजो साहब को और फिर इख्तिदार में आ गए। और पहले वो किसके थे? जियाउल हक की उंगली पकड़कर, एक आमिर की। ये इनकी तारीख है। हम 3 साल की हुकूमत में हम जो है सारे बुराइयों के जिम्मेदार हो गए। कैसर शेख साहब सच्चे आदमी हैं और अब मैं जो ये फिगर दूंगा तो वो डिनाई करते हैं। इन्हीं ने ये फिगर दिए आखिरी साल की। पहले साल कितना करंट अकाउंट डेफिसिट था, दूसरे साल कितना था और तीसरे साल कितना था, वो खुद बता दे, मैं नहीं बताऊंगा। जिस साल छोड़ी थी हुकूमत नवाज शरीफ ने, उस साल कितना डेफिसिट था। इससे के करंट अकाउंट डेफिसिट में इन्हें रेमिटेंसेस लेनी पड़ती हैं, इन्होंने नहीं ली। अगर 30 बिलियन एक्सपोर्ट्स थी तो जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी तो 20 बिलियन एक्सपोर्ट थी, 10 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ी। जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो उस वक्त रेमिटेंसेस 18 बिलियन थी। ये बता दें कि जब पीटीआई की हुकूमत गई तो रेमिटेंसेस कितनी बढ़ गई। ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर 2 साल 1.5 साल कोविड रहा और क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जमात ने 17 साल में, जिस पीरियड का जिक्र कर रहे थे हमारे पीपल्स पार्टी वाले, उसमें कभी किसी हुकूमत ने 2 साल मुस्तकिल तौर पे 6% ग्रोथ दी हो? और 1 साल तो कोविड के नजर था ही था। फिर उसके बाद अगर और भी आप इसके अंदर डिटेल में जाना चाहें तो पाकिस्तान के अंदर जो ये कहते हैं कि क्या क्या हमने किया, पहली चीज, कितनी बड़ी पेनल्टी थी रेकोटिक की? ठीक है, $12 बिलियन का था। अच्छा ये छोड़ दीजिए, वो जो टर्किश की कंपनी थी रेंटल पावर की, ठीक है, उसने कितने का केस जीता था? $2 बिलियन वो भी थे। 12 बिलियन तो यही बचवाए, अगर और कुछ सक्सेस नहीं है। अब आए जो मेरे ब्रदर मोहतरम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा तो पवित्र कोई जमात ही नहीं है। फ्रांस के अंदर उनके वजीर दिफा और प्राइम मिनिस्टर को सजा हो गई कोर्टों ने कि पाकिस्तान के अंदर रिश्वत दी, लेकिन पाकिस्तान में ये पता नहीं चला कि रिश्वत ली किसने, हुकूमत में कौन था, ये बता दें। तो टेक्ना को स्विट्जरलैंड में सजा हुई, स्विट्जरलैंड की अदालतों ने सजा दी कि इन्हीं ने पाकिस्तान में रिश्वत दी।
किसको रिश्वत दी, वहां के पेपर्स में है कि किसको दी, ये बता दें हुकूमत किसकी थी। और अगर सब कुछ सही था तो इन्होंने खत लिखने से क्यों इनकार कर दिया, और अगर वो भी चलिए किसी वजह से सियासी बिना पे कर दिया, तो वो वाजिद शमसुल हसन साहब सारे कागजात जो लेके विड्रॉ करके आए, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने केस बिल्ड करने के लिए $20 मिलियन खर्च किए थे, हमने नहीं किए थे, जो भी हुकूमत थी उस वक्त, वो कागजात हैं किधर, वो मंजर आम पे क्यों नहीं है? वो सरे महल जिसके ऊपर स्टेटमेंट दिया था कि ये मेरी जायदाद नहीं है, वो इनकी जायदाद कैसे होगी? मैं कितने वाकयात इनको बताऊं, मैं किस किस की दौलत बताऊं, शर्जील मेमन की बताऊं, किस किस की बात चाहते हैं कि मैं नाम ले लेके बताऊं कि कहां से कहां पहुंच गए? सिंध के अवाम से पूछिए, कराची में जो कूड़ा है सड़कों पर उससे पूछिए, जो टूटी फूटी बसें हैं उनसे पूछिए, जो सिंध के अंदर टूटे हुए स्कूल हैं उनसे पूछिए, जो गोश्त स्कूल हैं उनसे पूछिए, आपको सारी पता चल जाएगा कि किसका कहां है। इसीलिए हम कहते हैं कि माजी को दफनाओ, और इसका एक ही वाहिद हद है, आइन की हदूद के अंदर सारे इदारे रहें। ठीक है, मैं नाम ले देता हूं, वो नाम ले देता हूं कि वो ये है कि इसके पीछे फौजी आमिर है, वो जर्नैल हैं जिन्होंने जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, वो ब्यूरोक्रेट हैं जिन्हें फौज का जो सहारा बने, वो जुडिशरी है जिसने अपने फैसलों को इंप्लीमेंट नहीं किया और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्रिएट किया, वो बंदियाल साहब हैं जिन्होंने फैसला तो दिया कि आइन को पामाल किया गया है, लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं हुई कि अपने फैसले का इतलाक करा सके। ये काजी फाइज ईसा साहब है जिन्होंने ये तो कहा कि इलेक्शन को 90 दिन होना चाहिए, ये तो अतहर मिन्नल्लाह को सलाम कीजिए कि उन्होंने वो डिसेंटिंग नोट। पूरा में एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। फिरदौसी नकवी साहब, आपने सियासतदानों को कैसे बरी जुम्मा करार दे दिया जो इसी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे इक़्तिदार में आते रहे? अरे बरादर मोहतरम, मैं तो कहता हूँ सियासतदान तो है ही है, मैं तो कह ही नहीं रहा, लेकिन जो बाकी लोगों के नाम नहीं ले रहे और उनके किरदार को, भाई कितनी दफा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी, 71 से लेके भुट्टो को टांगते वक्त हम मौजूद थे। लेकिन सर आप ही तो जमहूरियत, आप ही तो जर्नैलों के गुण गाते रहे ना जी। एक मिनट नसरुल्लाह साहब, ये जरूरी बात है, 71 के भुट्टो को टांगने में या फौज के का किरदार है या उस जुडिशरी का ताल्लुक है जिसने मैनिपुलेट किया, वो नसीम हैदर शाह साहब की जुडिशरी। चले पुराने वक्त को बड़ा मुख्तसर है नकवी साहब, मैं बार जब हुकूमत तब्दील हुई है जी, ब्रेस्टर साहब चेंज नहीं बनाए सियासतदानों को। ब्रेस्टर साहब रिप्लाई कर दे, जो प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर है। सबसे कम वक्त दिया अब तक जी जी, मेरी आपसे दरख्वास्त किसने बनाया था? नकवी साहब प्रोग्राम का वक्त के बड़ा कम है, मैं ब्रेस्टर साहब से इसका रिप्लाई ले लूं। एक मिनट, इसका जवाब आप आमिर से लीजिएगा। आमिर साहब जी जी, आमिर साहब देखिए ना, मेरा तो बात करने का मौका पहले भी आपने कम जी जी, आमिर साहब लेना तो पहले ले लें ताकि मुझे बात करनी। जी आमिर साहब, इन्हें बंद करवाएंगे तो मैं बोलूंगा स्काइप पे। आमिर साहब बोल जी जी, आमिर साहब रिप्लाई। देखिए मलिक साहब, आप उन्हीं की तकरीरें सुनवा रहे हैं जिन्होंने तकरीरें कर करके इस मुल्क के अंदर फसाद फिल अर्ज़ बर्पा किया है, और वो तो झूठ के ऐसे पलंदे हैं कि इनसे जितनी मर्जी झूठ के ऊपर झूठ। भाई हमसे हिसाब तो ले लिया आपने, तारीख ने, हर हुकूमत ने, डिक्टेटर्स ने आसिफ अली जरदारी को 14.5 साल कैद में रख लिया, बेनजीर भुट्टो को गोली मार दी, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया, हमारी हुकूमतें खत्म कर दी, हमने इन्हें एहतसाब करवाते जाना है। अब ये जो गोगी पिंकी नेक्सस है उसका एहतसाब नहीं होना, ये जो बुजदार लूट के खा गया है उसका हिसाब नहीं होना, खटक और महमूद खान लूट के खा गए हैं उनका हिसाब नहीं होना, जुमाइमा के अकाउंट में जो अरबों रुपया जाता रहा है उनका एहतसाब नहीं होना, ये हमेशा हम ही से एहतसाब मांगेंगे। सर वो कहते हैं मुकदमे बनाएं, नकवी साहब कहते हैं मुकदमे बनाएं, उनसे वसूल करें। नहीं मलिक साहब, मैंने पहले भी कहा, आप फिर देते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट, आप दोस्त दे देते हैं कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं। नकवी साहब आप खामोश हो। जी जी ब्रेस्टर, आमिर साहब जी जी, आपकी आवाज, तो मैं समझता हूं कि जब आप इस तरह की बातें करेंगे, मैंने तो पहले भी कहा कि हम लोगों ने कभी भी किसी के ना हुकूमत खत्म की है ना झूठे मुकदमात बनाते हैं।
आइए एहतसाब करना है, एक एहतसाब का इदारा बनाए जिसमें सब लेके आए। और मैं फिर कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने, अपना अपना झूठ अपने अपने मुफाद का ना बोले, एक सच बोलें, सारे इदारे अपने डोमेन के अंदर काम करें, और जिसने भी कभी फौज के साथ मिलकर सियासत की है उसके ऊपर पाबंदी लगा दें, उस शख्स के ऊपर, उस लीडर के ऊपर जो कभी भी बगल बच्चा रहा है फौज का, जो फौज के कांधों पे सवार होके आया है। आइए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में रोने ना रोए, झूठे मजलूम ना बने, आइए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करें। जो कभी फैज हमीद के कांधों पे बैठे या जनरल फैज के कांधों पे बैठे, उन सबको नाअहल करें ताहयात हमेशा के लिए, और वो माफी मांगे। और वो इदारे जिन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लिया है वो माफी मांगे, और उसके बाद पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा ना लें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें आईनी तौर पे। हर इदारा ये कह देना काफी नहीं है। अगर जस्टिस पायस ईसा कह दें कि जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ है तो आप फिर उसका फैसला करें, ये कह देना काफी नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा ज्यादती हुई है। अब हमें हिसाब चाहिए, ये तरीकाकार नहीं हो सकता कि हम जमहूरी सियासत करें। हम किसी के खिलाफ, हमने तो कभी साजिश नहीं की किसी की हुकूमत तोड़ने पे, हमारे लिए तो कभी IGI नहीं बनता है, हमारे लिए तो कभी जनरल बाजवा और फैज हमीद धांधली नहीं करवाते हैं। तो हम सच बोल रहे हैं, आज भी सच बोलना चाहते हैं। हमने जाने दी है इस मुल्क में, हमें मारने के बाद फिर दो जुबानें लंबी की लंबी हैं सबकी। ठीक है, हम ही को 14-14 साल के आपने जेलों में रखा है, और फिर ये सारे पवित्र बन के आगे। पहले ये हिसाब ने अपने फसादों का, ये हिसाब ने गोगी पिंकी नेक्सस का, ये हिसाब ने अपनी बदकिरदारियों का, ये हिसाब ने अपनी बदअमालियों का, ये हिसाब ने अपनी करप्शन का, ये हिसाब ने 4 सालों में मंशूर का एक काम भी पूरा किया। जितने नारे लगा के ये झूठा शख्स आया था और ये झूठे सारे उसके साथ खड़े हुए थे, ये बैठ के भाषण देने लगते हैं हमें यहाँ पे बैठ के। हम 70 साल से सियासत के अंदर हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई भाड़े के टट्टू नहीं है जो सियासत कर रहे हैं, और ये बैठ के हमें लेक्चर देते हैं। चले आमिर साहब चूंकि आमिर साहब प्रोग्राम का वक्त चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया, 1 मिनट मेरे पास बचा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, कहीं ना कहीं तो हमें ये फैसला करना होगा ना कि सियासी जमातें मिलकर आगे बढ़ें। नहीं सर, मैं समझता हूँ पहली शर्त जो इस मुल्क के अंदर है वो फौरी इंतखाबातें, फेयर एंड फ्री विद लेवल प्लेइंग फील्ड, उसके बाद बैठ के बात होगी। इससे के बयानिया ये भी दे रहे हैं, बयानिया हम भी दे रहे हैं, बयानिया PMLN भी दे रही है, पाकिस्तान के अवाम को पता तो चल गई है। ठीक है, ठीक है। कैसे है शेख साहब, जिसका बयानिया खरीदें, जिसके बयानिए पे चलना चाहें, वो जमहूरियत ये आपने देख लिया या शिकायतों के अंबार, ये देखिए ना, मैं ये कहता हूँ कि शिकायतों के अंबार देख लिए, इलेक्शन हो भी जाएगा, होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ जल्द से जल्द होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बाद भी कोई हल होता हुआ मसला नहीं नज़र आ रहा। हम सबको बैठना पड़ेगा, मुल्क को आगे कोई कौन सोच रहा है, हम अपनी अपनी पार्टियों की बात कर रहे हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बुछाड़ है हर एक, और कई सच्चाइयाँ हैं इसमें, कोई शक नहीं है, लेकिन मुल्क को कहाँ देखना है, मुल्क कैसे बढ़ेगा। उनकी कुर्बानियाँ नहीं हैं जो हमारे डिफेंस की जो रोज़ शहीद हो रहे हैं, क्या उनको हमने डिस्करेज ही करते रहना है? उनको भी तो कुछ देखे ना, ठीक है गलतियाँ होंगी, हमारी भी गलतियाँ, पॉलिटिकल भी गलतियाँ हैं और उनकी भी गलतियाँ होंगी, लेकिन जो किसी की बेहतरी है उसको सराहेंगे ही नहीं। जो रोज़ शहादतें हो रही हैं उनको भी तो, उनकी कुर्बानियों को भी तो याद करें कि किस तरह बड़ी बुनियादी बात सब मिलके आपस में मिलजुल कर आगे। जी जी, फौज जिंदाबाद, लेकिन शख्सियात जो हैं बिल्कुल ठीक उनको आप तो हफ्त मत दें। कैसे अहमद शेख साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।